हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी और क्लास 9 एनसीईआरटी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। इसके डिटेल्ड वीडियो प्लस क्विक रिविजन वीडियो दोनों ही अवेलेबल हैं मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल। वहां पे आप डायरेक्टली जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी और एनसीईआरटी क्विक रिवीजन का भी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा जो बच्चे एमपीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं नया एक सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो हमको एयर प्रोवाइड करता है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, वाटर प्रोवाइड करता है जिसको हम पीते हैं, फूड प्रोवाइड करता है जिसको हम खाते हैं और लैंड प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस ने अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया। उसने कार बना ली है, फैक्ट्रीज बना ली है, मिल्स बना लिए हैं, कंटेनर्स बना लिए हैं। तो कार्स जो होती हैं वो पॉल्यूट करती हैं एयर को, वाटर जो होती है वो पॉट में कलेक्ट किया जा सकता है, फूड को हम वेसल्स में सर्व करते हैं, वेसल्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, लैंड को हम यूज करते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से ह्यूमंस ने क्या किया है, पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है। तो ये तो होता है हमारा एनवायरनमेंट। अब इस चैप्टर में एक स्टोरी है जिसमें रवि जो होता है वो स्कूल वेकेशन पे जाता है, स्कूल से वेकेशन पे जाता है। तो उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसके स्कूल के पास का जो प्ले ग्राउंड होता है वो क्या हो जाता है, वहां पे खुदाई चल रही होती है। वो प्ले ग्राउंड खत्म होके अब क्या बनने वाली है, वहां पे एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इस वजह से रवि थोड़ा परेशान होता है कि मेरा प्लेग्राउंड नहीं बचेगा, वहां पे जो ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाईज थे, वो सब हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो अपनी क्लासमेट्स के साथ भी इस फीलिंग को शेयर करता है। ठीक है, और उसने प्रिंसिपल को भी बताया कि, और वहाँ के प्रिंसिपल ने भी ऑब्जर्व किया कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। रवि ने अपने टीचर से बोला कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर ने आंसर दिया, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। जो भी आप अपने आसपास में देखते हो वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। तो रवि ने बोला कि इसका मतलब स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, ये रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड्स, ये सब मेरा एनवायरनमेंट है, सब मेरे एनवायरनमेंट के पार्ट है। तो टीचर ने बोला, यस, ये सब आपके एनवायरनमेंट के पार्ट हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पीपल के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं उनका एग्जाम्पल जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब नेचुरली है। और हम लोगों ने मतलब पीपल के द्वारा क्या बनाया गया है, रोड्स बनाए गए हैं, क्लोथ्स, कार्स, बुक्स, ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, अब आपको एक लिस्ट बनानी है अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर कि क्या चीज जो है वो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई है और क्या चीज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है, तो व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, ऐसा पूछा, लिस्ट बनाई क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऐसा इकबाल ने पूछा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, क्योंकि हमारी नीड है। हमको घर चाहिए, हमको क्या चाहिए, रोड चाहिए, हमको कार्स चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हमारे मतलब ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और इस वजह से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिखेंगे। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या है, 3 कंपोनेंट्स आते हैं। मेन आता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड, तीसरा होता है ह्यूमन खुद। नेचुरल में क्या आएगा, एयर आएगा, एटमॉस्फेयर, वाटर आएगा, हाइड्रोस्फीयर, लैंड आएगा, लिथोस्फीयर जिस पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिविंग बींग्स, मतलब बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग एनिमल्स और नॉन लिविंग लिविंग एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं और इंडस्ट्रीज बनाई है। अब ह्यूमन कहाँ कहाँ आता है, तो ह्यूमन इंडिविजुअल ह्यूमन होता है, फैमिली ह्यूमन होती है, कम्युनिटी ह्यूमन होता है, एक रिलीजन, पर्टिकुलरली रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी क्या होते हैं,
एनवायरमेंट क्रिएट करता है, एजुकेशनल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट और पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, अब हमारी नीड्स क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। इसके वजह से हम क्या करते हैं, हमारी जो नेचुरल सराउंडिंग्स है उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और टीचर्स ने ये रिप्लाई दिया उसका, उसने जो क्वेश्चन पूछा, क्यों हमको ये इकबाल ने क्वेश्चन पूछा था, देखिए हमने इसके पहले देखा कि हमारा एनवायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि हमारी जो बेसिक नीड है डे टू डे वो चेंज हो रही हैं, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इस वजह से नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक मतलब वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लाइव है, लिविंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए और एनिमल्स हुए। अबायोटिक मतलब ऐसी थिंग जो नॉन लिविंग है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक बोलते हैं, जैसे कि लैंड हुआ, वाटर हुआ, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट है। अब ऊपर की कन्वर्सेशन से आपको क्या समझ में आता है कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। मतलब प्लेसेस, पीपल, थिंग्स और नेचर, ये सब आपस में मिल जो हमारे सराउंडिंग में है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड चीजों का कॉम्बिनेशन है एनवायरमेंट। जो नेचुरल एनवायरमेंट होता है उसमें क्या आता है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंडीशंस आती हैं जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और ह्यूमन एनवायरमेंट में उसकी एक्टिविटीज आती हैं, उसकी क्रिएशंस आते हैं, देखिए उसके क्रिएशंस आते हैं और उसके इंटरेक्शन आते हैं अमंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक्टिविटीज, क्रिएशन, इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। अब वर्ड ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से इस वर्ड को लिया गया है, एनवायरनमेंट जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायरनर, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। और एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग की ही चीजें होती हैं। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, देखिए लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलके आपस में नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप ये सारी टर्म से फैमिलियर होंगे। लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, बायोस्फीयर मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्लास 6 एनसीईआरटी में, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक तो नहीं, लिंक भी दिया हुआ है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, अदरवाइज प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से अभी आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट होती है और हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की। ये किससे बनी होती है, रॉक से बनी होती है और मिनरल से बनी होती है। ठीक है, ये इरेगुलर सरफेस होती है जहाँ पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स कहीं पाए जाते हैं, कहीं प्लेट्यूज होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं वैलीज होती हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स पर भी पाए जाते हैं और ओशियन फ्लोर्स पे भी पाए जाते हैं। जितना हमको लैंडफॉर्म के ऊपर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स दिखते हैं ना, उतना ही ओशियन फ्लोर्स के ऊपर, बट वो हमको दिखते नहीं है क्योंकि वो हम ओशियन के अंदर नहीं रहते। लेकिन ओशियन के अंदर ज्यादा लैंडफॉर्म्स है एज कम्पेयर टू दी कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड्स प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोवाइड करता है कि लैंड पर ही तो बिल्डिंग्स बनती है, पानी में नहीं बनती है, हवा में भी नहीं बनती है। ठीक है, उसके अलावा मिनरल वेल्थ का सोर्स होता है, जो आयरन, गोल्ड, डायमंड, मैग्नीशियम, निकल, ये सब किससे निकलता है, लिथोस्फीयर से ही निकलता है। ठीक है, चलिए ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये ऊपर वाला हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया, और ये जो लैंड वाला एरिया हो गया लिथोस्फीयर हो गया। और इन तीनों में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, चलिए, द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड, देखो जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सोर्सेज आते हैं वाटर के, जैसे कि वाटर बॉडीज, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो वाटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ एयर होती है जो अर्थ को सराउंड करके रखती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ को वो होल्ड करके रखता है एटमॉस्फेयर को उसके सराउंडिंग में, नहीं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, सारी जो गैसेस होती है वो स्केप हो सकती हैं। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमको जो हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज, उनसे बचाता है, और जो स्क्रॉचिंग हीट मतलब जो खतरनाक हीट सन प्रोड्यूस करता है उससे भी हमको बचाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट होती है, वाटर वेपर्स होती हैं। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, उसके वजह से वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी हमने चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है प्लीज क्लास 6 एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जो बच्चे स्टेट पीसीएस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 6 से लेकर 10 तक कंटिन्यूअस पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें हर क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन से बना है विद और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो है एनवायरमेंट के in which they live all linked by the transfer of energy and materials। मतलब it is a system formed by the interaction of all living organism with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live all linked by the transfer of energy and the material। एक इंसान से देखो, प्लांट्स जो होते हैं उसको एनर्जी किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है, वाटर से मिलती है, उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। फोटोसिंथेसिस करके वो जो प्रोड्यूस करता है उसका यूज कौन करता है, एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर एनिमल्स भी लेते हैं उसको, ह्यूमन बीइंग्स भी लेते हैं। तो एक दूसरे से ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम दोनों आपस में मिलके क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है, मतलब कि लिविंग वर्ल्ड बनाती है। ये अर्थ का नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इकोसिस्टम की डेफिनेशन तो आपको पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है जो येलो बॉक्स में है। अब व्हाट इज इकोसिस्टम। अब एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम व्हाट अ हैवी डाउनपोर। अब इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट अ हैवी डाउन, ये क्लास में चल रहा है, ये आपको नेचुरली बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, व्हाट अ हैवी डाउनपोर इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला। देखो ये जो रवि क्लास अटेंड कर रहा था तो जैसी ने बोला कि कितना तेज बारिश हो रही है, और ये जो तेज बारिश हो रही है मुझे अपने घर की केरल की याद दिला रही है। क्यों, क्योंकि केरल में बहुत तेज बारिश होती है। हमने चैप्टर पिछले रेनफॉल वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में बारिश होती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है। तो केरल में जहाँ पे मेरा घर है वहाँ इतनी तेज बारिश होती है। तुमको वहां आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पे कितना पानी गिरता जाता है, गिरता जाता है। उसकी वजह से ग्रीन फील्ड्स है और कोकोनट प्लांटेशन वहां पर देखने को मिलता है। तो हीरा जो है वो जैसलमेर से था, उसने बोला वी गेट नो रेन, मतलब हमारे जैसलमेर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता है, वहां पे सिर्फ हमको क्या दिखते हैं, कीकर और सैंड ही दिखाई देते हैं। जहां तक दूर दूर तक हमारी नजरें जाती हैं वहां तक सिर्फ हमको कीकर और सैंड ही दिखाई देते हैं। बट यू ऑल्सो फाउंड कैमल्स देयर। बट रवि ने बोला लेकिन तुमको वहां पे कैमल्स दिखते हैं जो हमको यहाँ नहीं दिखते हैं रेनी वाले एरिया में। क्लियर, तो हर जगह का अपना अपना एक होता है। हीरा ने बोला कि नहीं, ओनली कैमल्स हमको नहीं दिखते, हमको और भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे कि स्नेक्स आपको देखने को मिलेंगे, लिजार्ड्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रबी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, वाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब क्यों ये एनिमल्स, क्यों ये वेजिटेशन, क्यों लोगों के रहने का तरीका हर प्लेस पे अलग अलग होता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। क्यों, देखो जहाँ पे जैसा रेनफॉल होगा वैसा वेजिटेशन होगा, वैसे एनिमल्स वहां पे ग्रो करते हैं, वैसी ही वहां की लोगों की लाइफ स्टाइल होती है। ठीक है, देखो सारे प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से जहाँ डेजर्ट एरिया होता है वहाँ अलग टाइप का वेजिटेशन होता है और वहाँ के लोग उसी टाइप का वेजिटेशन मतलब क्रॉप को खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे जिस टाइप का वेजिटेशन ग्रो होता है लोग वहाँ के लोग वैसी उनकी फूड हैबिट्स होती है। प्लेन एरिया में जो ग्रो होता है वैसी फूड हैबिट्स होती है, और कोस्टल एरिया में जो ग्रो होगा वहाँ की वैसी फूड हैबिट्स होती है। ठीक है, तो सब इंटरडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो रिलेशन होता है ना ऑर्गेनिज्म का और उनके सराउंडिंग का, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम ऑफ लार्ज, there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। हर जगह का अपना इकोसिस्टम होता है। देखो जैसे कि ओशियन है वहां पे अलग टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, उनका अलग इकोसिस्टम होता है। लेक में जो फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे उनका अलग इकोसिस्टम होगा। रिवर्स में रहने वाले अलग तरीके के एक्वेटिक लोग होंगे। माउंटेन्स में अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, अलग टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा, अलग टाइप की फूड हैबिट्स होंगी, अलग टाइप का एग्रीकल्चर ग्रो होता है। तो ये सब क्या बनाते हैं, अपने आप में इको सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, देखो
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 जून को जो है हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर बार्टर सिस्टम क्या होता है, पहले जब मनी नहीं चलती थी, पैसे नहीं चलते थे, कैश नहीं होता था, तब जो ट्रेड किया जाता था आपस में, वो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था विदाउट द यूज ऑफ मनी, मनी का एक्सचेंज नहीं होता था। जैसे मान लो 2 लोग हैं, उन दोनों को आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, एक के पास आलू है, एक के पास टमाटर है, तो दोनों क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, 2 आलू उसको दे देगा, वो 2 टमाटर उसको दे देगा, दोनों की आलू टमाटर की सब्जी बन जाएगी। तो ये जो सिस्टम होता था उसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे, ठीक है। अब ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको मॉडिफाई करने का काम करता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमंस जो होते थे वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही क्या कर लेते थे, उनको अडॉप्ट कर लेते थे और सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते थे फ्रॉम दी नेचर, ठीक है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, नीड्स बढ़ती गई और ज़्यादा वेरी होने लग गई, ह्यूमन ने सीख लिया, नए तरीके सीख लिए एनवायरमेंट को चेंज करने के। फिर उन्होंने क्रॉप्स को, पहले वो पेड़ों से जो फ्रूट्स लगे होते थे वो तोड़ के खाता था, फिर उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया, सेटल्ड लाइफ जीना सीख लिया, व्हील का इन्वेंशन हो गया, सरप्लस फूड का प्रोडक्शन होने लग गया, बार्टर सिस्टम इमर्ज हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया। इस वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लग गया, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो फास्टर हो गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन ईजियर हो गया और स्पीड जो थी वो वर्ल्ड की बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है। आपने कभी सोचा है वाई यू लव ईटिंग अ जूसी, क्यों आपको जूसी वाटरमेलन खाना पसंद होता है समर में, और क्यों हॉट हॉट रोस्टेड पीनट्स खाते हैं आप विंटर में। जूसी मेलन हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है और समर में हमारी बॉडी को वाटर कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो इसके वजह से हमारी बॉडी जो है वो परफेक्ट बैलेंस बनाती है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ह्यूमन को रहना आना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ और उसको हारमोनियस वे में यूज करना चाहिए, ठीक है। न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम द मिजोरम, न्यूरी एक लड़की थी जो मिजोरम थी, वो रबी को बोलती है कि आओ कभी हमारे यहाँ पे और लस ग्रीन सराउंडिंग्स देखो हमारे प्लेस की, क्योंकि रबी जो था वो अपसेट था अपनी प्लेग्राउंड के लॉस्ट होने की वजह से। न्यूरी ने उसको इनवाइट किया कि आप जो कमिंग वेकेशन है उसमें हमारे घर आओ। रवि ने टीचर से पूछा टू ड्रॉ दी लैंडस्केप हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ दी पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, मतलब आप हॉलीडेज में कहाँ जाते हो, वहाँ पे कैसा लैंडस्केप है, वहाँ के लोगों की क्या एक्टिविटीज है, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एनवायरनमेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। और हमको ये सब मिला के जब ह्यूमन का इंटरेक्शन नेचुरल एनवायरनमेंट से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और हर किसी को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रहना आना चाहिए, हमको उसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। फिर हमने देखा बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7 और इसमें भी हम वही करेंगे। इसके बाद जिन लोगों को एमसीक्यूज या फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो दूसरा वीडियो इसके बाद अपलोड होगा, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस टाइप से जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना रिटेन हुआ है, उससे आप किस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज उन पे बन सकते हैं। तो एक्सरसाइज वाला वीडियो मैं अपलोड करूंगी इसके बाद, वो आप देख सकते हैं और जिसको नहीं देखना है वो यहीं पे क्विट कर सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।